डॉक्टर मोहम्मद अदनान खान, ठीक है। तो ये मैंने लिखा इसका एब्स्ट्रैक्ट, ये इसका इंट्रोडक्शन में कुछ हेडिंग्स दिए हैं। इसमें बस मैं बताना चाह रहा हूँ ये कंट्रीब्यूशन आ गया कि आपने किया क्या है। ये लिटरेचर रिव्यू है, लोगों का काम कि लोगों ने क्या काम किया, कितना किया। फिर ये रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है। इसमें ये मॉडल है जो आप लोगों ने बनाना है कि किस तरह काम करेगा। मैं आपको डायरेक्टली डेटा सेट पे लेके जाता हूँ। ये सिमुलेशन आ गई, ये लिखा हुआ है डेटा सेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 11। अब 11 नीचे रेफरेंस पे लिखा हुआ, ठीक है। ये डेटा सेट जिस तरह हार्ट अटैक था ना, हार्ट की जिस तरह की डेटा सेट है। ये उसकी 0 and 1, यानी 0 मीन क्लाउड फॉर एग्जाम्पल, 1 मीन फॉग। डेटा प्री प्रोसेसिंग की, ठीक है। ये कुछ डायग्राम्स लगा दें। अभी जो हमने यहाँ सीखना ना आज, वो ये है कि हम फीचर सिलेक्शन एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन हमने अभी सीखना है, ठीक है। फिर ये ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड स्प्लिटिंग दी डेटा। ये देखिए यहाँ लिखा होगा ये 70%, 30%, ठीक है। ये 30%, ठीक है। और ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कुछ मैथमेटिक्स है। ये इसके दोनों कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये देखिए टोटल इसके 10,000 रोज थी। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो 3996 टाइम उसने 0 को 0 ही कहा, और उसका फॉल्स नेगेटिव 0 है, लेकिन उसका फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। 10,000 में 1000 के बराबर है, इट मीन्स 10%, और इसकी एक्यूरेसी भी 90% के करीब है। तो ये दोनों काम इसने ये लिखे हुए हैं, ये दोनों मिला के ये है ट्रेनिंग का। ये दोनों तीनों वैल्यूज मिला के 7,000 होना चाहिए। ये है 3,000 टेस्टिंग का है। तो ये नीचे लिखा भी होगा ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो ये आपने एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने फार्मूलाज लिख लिए, इंटरनेट से देख के लिखे थे मैंने। एक्यूरेसी का ये फार्मूला है, प्रिसीजन का ये है, रिकॉल का ये है, ठीक है। ये सारा लिख के तो फिर यहाँ पे ये ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, टेस्टिंग परफॉर्मेंस बता दी। ये मैंने पता कहाँ से लिया है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट से। ये देखें ये सारा नीचे वाला, ये यानी कि ट्रेनिंग परफॉर्मेंस है, ये टेस्टिंग परफॉर्मेंस है, ठीक है बस। और ये नीचे कंक्लूजन लिख दिया। मकसद ये है कि जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ना है वो प्रैक्टिकली है, कोई ऐसी कहानी की तरह नहीं है, ठीक है। अब हमने हार्ट का देखना। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन किया था वो रिपीट करें ताकि लोग आगे तो डिस्ट्रिक्ट में सर उसकी जो एक्यूरेसी थी वो ज़्यादा थी और एसवीएम में कम थी। हाँ जी, ये हार्ट के ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो एक्यूरेसी है लॉजिस्टिक में ज़्यादा थी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ज़्यादा थी और एसपीएम में कम थी, ठीक है। ये वाला तो इसको आपने अभी यूनिवर्सली अंडरस्टैंड करना है। ये आप हमेशा याद रखें, इसको अपने पास लिख भी लें। याद रखें कि अगर एक एल्गोरिथम तमाम काम कर सकता है तो बाकी एल्गोरिथम की ज़रूरत ही नहीं। यानी हमारे पास क्लासिफिकेशन के भी बहुत से एल्गोरिथम हैं, कुछ के तो हमें नाम पता है, बहुत सारों के नाम भी पता है,
ठीक है, लेकिन जिनके नाम हैं जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं रिसर्च में, कम से कम आपको वो बता देते हैं। जैसे आप लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर पढ़ा है, अभी आज हम SVM भी पढ़ेंगे। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट के साथ एडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट, एक्सटी बूस्ट, ठीक है। तो इन सब के अलग अलग फायदे, अलग अलग एडवांटेजेस हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आमतौर पे उस पर काम करता है जिसमें दो क्लासिफिकेशन होती है, 0 या 1। बस आप खुद सोचिए कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा बने S किस्म का, तो जो वैल्यूज यहाँ पे आ जाए, लेट्स से होना तो नहीं चाहिए, वो उसको भी यही कंसिडर करेगा, लेकिन ये क्या है, एरर है, क्वाड्रेटिक। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अगर 3 वैल्यूज, 3 क्लासिफिकेशन आ जाए, 4 आ जाए, 0 1 2 3, एरर बढ़ जाएगा, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, क्योंकि ये एरर्स हैं। तो अगर आपके पास 2 से ज़्यादा क्लासिफिकेशन है तो वहाँ पे लॉजिस्टिक भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो डिसीजन ट्री में ज़्यादा भी हो सकती है, SVM में भी ज़्यादा होंगे, अभी हम देखेंगे। तो मकसद कहने का ये है कि आप लोगों ने समझ के वही एल्गोरिथम प्रपोज करना है जो उस डेटा सेट के लिए सूटेबल हो। वैसे आप ये भी एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आप लिखें कि हम इसमें 10 एल्गो यूज़ करेंगे, हमारा प्रपोज एल्गोरिथम ये है, इसकी एल्गोरिथम सबसे अच्छी आएगी, और जब आप साबित कर दें तो आप एक अचीवमेंट, फिर आप उसकी वजूहात बयान करें कि ये प्रपोज हमने क्यों किया और इसकी सबसे अच्छी एक्यूरेसी क्यों आई, क्योंकि वो जो डेटा सेट के एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो इसको अच्छे तरीके से हैंडल करता है, ठीक है। तो ये भी आपकी एक रिसर्च अचीवमेंट है कि आपने एक एल्गोरिथम प्रपोज किया और जो आपने प्रपोज किया वो सबसे अच्छा है, उसकी एक्यूरेसी, उसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत अच्छा है, उसका लॉस सबसे कम है, यानी एरर्स, ठीक है। तो अब आप ये गौर फरमाएं कि एक एल्गोरिथम तमाम डेटा सेट्स के लिए सूटेबल नहीं ना हो सकता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की हम पहले बात करते हैं। जब आपने देखा कि वैल्यूज ही कैटेगोरिकल थी, तो फिर आपने रिग्रेशन छोड़ देना, ठीक है, जिसमें वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज होती है। फिर आना है क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन में फिर आप देखेंगे 2 से ज़्यादा वैल्यूज हैं कि 2 ही हैं। अगर 2 हैं तो वहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी अच्छा काम करेगा, लेकिन अभी श्योर नहीं है, बाकी भी करेंगे। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो तो फिर आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का नाम ही नहीं लेना, बता दें कि ये सूटेबल नहीं है। ये आपके सवाल का आपने क्या पढ़ा? वो जेंडर का पूछा था। अच्छा, अभी हम ये आज पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि हार्ट के केस में जेंडर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने बताना है कि कितने, इस डेटा सेट में कितने % खवातीन हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है, कितने % मेल हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है। फिर जब आप नया डेटा देंगे उसमें भी जेंडर होगा, तो आप बताएंगे कि इसको हार्ट अटैक होगा या नहीं, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारे एट्रीब्यूट उसके यहाँ पे देखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम ये भी देखेंगे, और ये आपका बहुत अच्छा एक और रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन। पहले इधर देख लें, जैसे प्रिंटिंग प्रेस है आपके, इस तरह काफी सारे पेपर इसी एक तरीके से पब्लिश होंगे। कैसे? आप डेटा सेट में कोई सा भी डेटा सेट है, चार्ट वाला देख लें, ठीक है, और
आप अगर ये मेंशन करें कि इस डेटा सेट में ये जनरली ये कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो हार्ट फेलियर में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक नहीं होता लेकिन वो इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप वो आपको बताए कि जेंडर निकाल दें तो निकाल दें, लेकिन आपने खुद से नहीं निकालना, ठीक है, बिकॉज वी आर रिसर्चर्स, हम तो रिसर्च कर रहे हैं, हम खुद से कहें ये निकाल दें, किस बेस पे निकालें, ठीक है। तो आपके पास कोई सा भी डेटा सेट है, ठीक है, आप बताएं कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन सा फीचर अनइम्पॉर्टेंट। दिस इज योर अचीवमेंट। उसके बाद आपने सिर्फ डेटा सेट चेंज करना है, पेपर लिखते जाएंगे, हर पेपर छपेगा सिर्फ एक तरीके से। अभी जो हमने पढ़ा है उसमें सिर्फ तरीका था कि आपने मॉडल कैसे ट्रेन करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि उसमें नोवेलिटी क्या लेके आएंगे, नया काम क्या लेके आएंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि हार्ट अटैक में टोटल 13 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे उसका ग्लूकोज लेवल, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर, उसका जेंडर, चेस्ट पेन, इस तरह ये काफ़ी सारे हैं और इनके डिफरेंट वैल्यूज हैं। लेकिन हर डेटा सेट में ऐसे एट्रीब्यूट्स यानी फीचर्स होते हैं जो आउटपुट में बराह रास्त बड़ा की रोल प्ले करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो अगर आप ये बता दें और उसको पहले उसको शामिल किए नेट मॉडल ट्रेन करें, एक्यूरेसी आएगी, फिर आप उसको निकाल के मॉडल ट्रेन करें, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आप बताएं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं, उन पहले का अलग से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स लें, इसका अलग से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स लें, क्लासिफिकेशन, यानी कि दोनों का आपस में कंपैरिजन करें, ठीक है। तो ये आपकी एक अचीवमेंट। बात फॉलो कर रहे हैं? हमने पहले भी देखा, अभी चल रहा है, तो डेटा सेट हम देखेंगे। आप इसे हर डेटा सेट में यूज़ करके अपने एक्सपेरिमेंट्स बनाएं, अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएं, अपने पास फाइल्स अलग सेव करें, फिर उस पर आप पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। और भी हम डेटा सेट देखते हैं कि जिसके ज़रिए ये काम होगा। तो काम कैसे होगा? इसके ज़रिए इसके डिफरेंट मेथड्स, जैसे एक मेथड है कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन में हम दो एट्रीब्यूट्स का आपस में इंटरेक्शन देखते हैं कि वो क्या है, क्या एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या कुछ भी नहीं, ज़ीरो है। अगर ज़ीरो है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, कम हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। यानी अगर घर की जो एज है अगर बढ़ रही है तो प्राइस कम हो रही है, अगर घर की एज कम है तो प्राइस बढ़ेगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, दिस इज इम्पोर्टेंट। यानी एज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ होम, ठीक है। हो सकता है कि लोकेशन से कोई खास फर्क ना पड़े, ये गुलबर्ग में भी सेम रेट है, मॉडल टाउन में भी सेम रेट है, डिफेंस में भी सेम है, फॉर एग्जाम्पल उसको आप अलग कर दें, वो कहिए दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो कौन बताएगा? आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट मॉडल, ठीक है। तो अब ये कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा, हो सकता है कि एक वेरिएबल माइनर सा फर्क डालता, वो भी अहम नहीं है। यानी कि अगर एक वैल्यू थोड़ी सी कम हो, आउटपुट पे कोई फर्क ना पड़े, थोड़ी सी ज़्यादा हो, आउटपुट पे कोई फर्क ना पड़े, इसको भी निकाल दें। तो कैसे निकालेंगे? कोई तो होगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका रेड बटन ऑन हो गया, अब वो
प्रीवियस देखनी है अगर हमने क्या दिया लेक्चर को तो मैंने आपको बताया था इसको अपने पास नोट रखा करें, इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। आपने किसी टॉपिक पे भी रिसर्च करना है, सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करना है, इसको नोट कर लें। कोई भी आपने आपने किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है, सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू। दूसरे नंबर पे जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आपको गैप्स मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, आपको इश्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो उनमें से किसी एक प्रॉब्लम पे आपने काम करना है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू की बेस पे आपका रिसर्च क्वेश्चंस बनेंगे, ये नोट कर लें। यानी रिसर्च क्वेश्चन के बाद दूसरा काम क्या है, लिटरेचर रिव्यू के बाद रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पेपर में, आर्टिकल में कम से कम 3 या ज्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चंस के बाद क्या बनेगा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ये भी अपने पास नोट कर लें। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बाद क्या बनेगा, रिसर्च कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो आपने काम करना है। तो ये तरतीब डिफरेंट नहीं करनी, ये ऑर्डर में तरतीब में है। फर्स्ट वन लिटरेचर रिव्यू, सेकंड वन रिसर्च क्वेश्चन, थर्ड वन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ वन रिसर्च कंट्रीब्यूशन, जो ये आपकी असली है, ठीक है। अब अगर आपने हार्ट वाला डेटा सेट देखा, इसके लिटरेचर रिव्यू करने से आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आए होंगे जो गैप में शामिल हैं, वो आप अपने आप से पूछें, एक्सपर्ट से पूछें। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो जो ऑलरेडी आप रिसर्च में पढ़ चुके हैं लिटरेचर रिव्यू में, उसके लिहाज से आप देखें। कुछ के जवाब आपको मिल जाएंगे, कुछ के नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप मुझे बताएं कुछ क्वेश्चन जो आपने देखे, चाहे गलत हैं कोई मसला नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कौन से और होने चाहिए। सर जी अभी तक आर्टिकल वगैरह तो नहीं ना दिया कोई लिखने के लिए? क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, आपने बचपन में इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस पढ़े होंगे, वो 5W से क्वेश्चन बनते हैं, और हाउ से क्वेश्चन बनाए, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ से भी। तो जो हार्ट अटैक वाला डेटा सेट है उसके मुताबिक कुछ क्वेश्चन बनाए, आपने लिटरेचर में तो पढ़ा ही है, डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट पेपर्स। वाइल्ड एंड मशीन लर्निंग, वाइल्ड एंड मशीन लर्निंग। कोई क्वेश्चन नहीं याद किया, पेपर कर रहे हैं।
फाइल थी साकिब, ये फाइल थी सर जिसका कह रहे हैं डेटा सेट RCS। और प्रिंट आउट कर लिया आपने? आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट आर द की पैरामीटर्स यार ये भी देना दैट आर रिस्पांसिबल फॉर अकरिंग द हार्ट अटैक। वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो हार्ट अटैक अक्कर होने के जिम्मेदार हैं? ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? सर इसमें लॉजिस्टिक जो मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं उनकी सिलेक्शन भी हो सकती है कि हम उसके ऊपर कौन कौन से एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। क्या बात ये लिखने के which algorithms can be applied या which techniques can be used to identify the heart problems। ठीक है, which techniques can be used to identify heart disease। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पहला कौन सा है? व्हाट आर दी पैरामीटर्स मींस एट्रीब्यूट्स या फीचर्स कि वो कौन, जैसे मैंने यहाँ लिखा शुगर, एट्रीब्यूट एंड फीचर, चेस्ट पेन, ब्लड प्रेशर एंड सो ऑन। दो क्वेश्चंस हो गए। एक मैंने स्टार्ट किया व्हाट से, एक मैंने स्टार्ट किया विच। तो आपने बताया कि विच एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई हार्ट डिजीज। ठीक है, सॉरी एक्चुअली हम प्रिवेंशन नहीं कर सकते, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि which parameters are important, ये आपने मालूम करना है कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो सबसे ज्यादा डेंजर हैं। What are the parameters that are too dangerous than others? ठीक है, इस तरह। तीन क्वेश्चन हो गए, और बताइए और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? सर कौन सा एल्गोरिथम सबसे बेस्ट है वो एट द एंड होगा? ये तो आपका क्वेश्चन होगा ना, इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, फिर आपकी कंट्रीब्यूशन आएगा। तो तभी कंट्रीब्यूशन तभी आएगी ना जब आप काम कर चुके होंगे। ये थोड़ा सा बताइए और कौन से क्वेश्चंस होंगे? सर अगर कोई डाटा सेट हमें ना मिल रहा हो तो डाटा सेट खुद बना सकते हैं? मिल जाए। सर मैं अभी जिस तरह आपने हार्ट डिजीज का बताया, इसी तरह मैं कोरोना के उस पर अभी पेपर पे वर्किंग कर रही हूँ कि कोरोना के कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, पॉसिबिलिटी क्या होगी कि इसको कोरोना होगा या नहीं होगा। और ये भी ये बेशुमार है। डाटा सेट मुझे ये जो आपने इसमें तो नहीं नजर आया। अभी देख लेते हैं, अभी हम कैगल पे ही हैं। यहाँ पे आप अगर इमेज बेस करना है तो वो डीप लर्निंग में आ जाएगा, अगर टेक्स्ट बेस करना है तो मशीन लर्निंग में आ जाएगा। टेक्स्ट बेस्ड में। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन लिखे आपने? 3। क्या क्या लिखा है? विच पैरामीटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट? दूसरा कौन सा? एल्गोरिथम की सिलेक्शन है। सिलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम।
दूसरा कौन सा क्वेश्चन है? Selection of the technique. Technique can be devised to identify the heart disease. ठीक है, इस तरह आप और भी लिख सकते हैं। और क्या है? What are the parameters that are too dangerous? ठीक है, इसके अलावा और बताइए। या आप यहाँ पे ही लिख सकते हैं व्हाट आर द की पैरामीटर्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर व्हिच टेक्निक्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो वहीं पे सेट हो जाएगा, वो दो अलग अलग नहीं होंगे फिर। ये क्वेश्चंस आपने पिछले वीक आपने तैयार कर लेने चाहिए थे। और बताइए कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं? बहुत से पेपर में ये क्वेश्चंस लिखे हुए। सर ये जब एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे होते हैं तो एक्यूरेसी का जो टारगेट होता है वो हम खुद भी सेट कर सकते हैं या हमें आफ्टर एक्सपेरिमेंट ही आता है? हमारा एक्यूरेसी अप्रोच कितनी होनी चाहिए प्रिडिक्शन? वो तो वैसे आपको खुद तो प्रिडिक्ट करेंगे कि इसकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी जिस किस्म का वो डेटा सेट होगा और जिस किस्म का वो मॉडल होगा और एल्गोरिथम होगा। तो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, वो तो जब ट्रेनिंग होके आएगा तभी आप बता सकते हैं। साकी भी क्या इसमें क्या करते हैं, क्या ठीक करते है। हैं आपको? आपको वो एनाकोडा स्थान है ना, तो ये क्या करते हैं? ये जो मैंने आपको दिया था यूएस में है आपके पास हर्ट का डेटा सेट? यूएस में है आपके पास हर्ट का डेटा सिस्टम में सेट? ऐसा वो दूसरे कंप्यूटर में है, यहाँ पे नहीं। व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन नहीं होगा। किसी के व्हाट्सएप में ऐसा अटैच करके ये फिर इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गया। डिसीजन ट्री में होने लगा, तुम समझ डिसीजन ट्री में क्या काम किया? ये ना मैंने ये जो सेकंड जो मैंने बैंक ईमेल डिसीजन ट्री नहीं वो तो थ्योरी में आता है, वो थ्योरी में आता है कि हमने ये जो क्वेश्चन है ना कि कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे, वो हमारी अपनी अप्रोच होगी कि हम टेक्निक कौन सी अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक तो सर ने ये लेक्चर करवाया था ना क्लासिफिकेशन का, जो जिसमें ये था सैलरी जो है वो मोर देन 100K है। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर से जो थर्ड प्रीवियस था क्वेश्चन वो था। देखें, हाँ बिल्कुल। हाउ टू रिड्यूस द इम्पैक्ट्स ऑफ हार्ट डिजीज इन कॉमन हार्ट पेशेंट्स। ठीक है, यानी ऐसे लोग जिनको हार्ट की बीमारी है लेकिन इतना सुयर नहीं है, या वो हार्ट डिजीज में है बट हार्ट अटैक नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली अगर इलाज ना कराएंगे तो हार्ट अटैक होगा। तो आपने ये क्वेश्चन बना लिया कि हाउ टू रिड्यूस द इम्पैक्ट्स ऑफ हार्ट डिजीज ऑन
कॉमन पेशेंट्स में हार्ट डिजीज का इम्पैक्ट कम करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे गौर फरमाएं, व्हाट आर द की पैरामीटर्स। अभी आपने कहा कि हम जेंडर खत्म कर देते हैं, तो आपने खुद नहीं खत्म करना, तो आपने देखना है वो कौन से पैरामीटर्स हैं, तो अभी इसको हम देखेंगे। दूसरा क्या है, कौन सी टेक्निक यूज करें तो हम हार्ट डिजीज खत्म करेंगे, खत्म तो नहीं करेंगे लेकिन। तीसरा ये है कि हम किस तरह उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो किसी डॉक्टर ने रिजॉल्व करना, क्योंकि ये आपने रिजॉल्व करना। तो अगर आप देखें कि हम हार्ट का डिजीज जो है वो डिजीज कम करेंगे, तो वो तो आप नहीं कर सकते, आप तो रिसर्चर हैं और आप आईटी के लोग हैं। आपने कुछ ऐसा करना है कि उसका इम्पैक्ट कम हो जाए, डिजीज आइडेंटिफाई हो जाए, प्रिडिक्ट हो जाए, समथिंग लाइक, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं फर्स्ट किया, इनकी बेस पे क्या बनाना है आपने, बोले ठीक है। इनकी बेस पे आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाना है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, तो आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो आप ऑब्जेक्टिव को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं टू के वर्ड से, TO2, ठीक है। टू आइडेंटिफाई या टू सर्च फॉर द पैरामीटर्स, तो आपने इस तरह रिसर्च करनी है that play a key role in heart disease, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव आप बताइए जो इससे बेशक क्वेश्चन ना भी जनरेट होते हैं, ठीक है। तो आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल टू प्रिडिक्ट द हार्ट पेशेंट्स, ठीक है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको प्रिडिक्ट करना। आप देखेंगे अगर एक पेशेंट है जिसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ना किया जाए, रिजॉल्व ना किया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता महीना 6 महीने में उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो ही जाएगा, ठीक है। तो जब उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा तो उस वक्त दूर करना इतना आसान काम नहीं। लेकिन अगर आपका मॉडल पहले से ही प्रिडिक्ट कर दे कि इस पेशेंट को हार्ट डिजीज़ होगी, अभी नहीं हुई, लेकिन उसके डिफरेंट सिम्टम्स की वजह से, उसके एट्रीब्यूट यानी फीचर्स की वजह से वो उसको आपने बता दिया। तो जब डॉक्टरों को पहले ही इल्म हो गया कि इन लोगों को हार्ट अटैक होगा, वो उस पर तवज्जो देंगे, ख़ास ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो भी हेल्दी लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इस तरह कोविड है, जैसे अगर कोविड नहीं हुआ लेकिन अगर उस पर तवज्जो ना दीजिए उसे कोविड हो जाएगा, तो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना कि इसे कोविड होगा, और जिसको होगा उस पर तवज्जो दें, उसको नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी प्रिडिक्शन में एक अप्रोच होती है रिएक्टिव, एक अप्रोच होती है कौन सी, प्रेडिक्टिव, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। तो जो अक्लमंद लोग होते हैं प्रोएक्टिव, वो प्रोएक्टिव अप्रोच पे काम करते हैं, कभी रिएक्टिव नहीं करना। रिएक्टिव वो होती है जो आपको अचानक से मिल गई, ठीक है। आप अगर जा रहे हो, आपका सिग्नल रेड है, हो गया है, तो ये बात नहीं कि देखा जाएगा जब होगा तो रिएक्टिव अप्रोच यूज करेंगे। पहले पता होना चाहिए कि अगर ग्रीन वो नहीं है, रेड है, गुजरेंगे तो क्या होगा, तो प्रोएक्टिव अप्रोच रुक जाए, ठीक है। और अगर ग्रीन भी है तब भी केयरफुली जाएंगे, कोई रिएक्टिव अप्रोच के लिए वेट ना कर रहा हो। तो आपने ये भी अपने पेपर में लिखना होता है कि हम प्रोएक्टिव अप्रोच पे काम करेंगे। ये नहीं कि जब किसी को प्रॉब्लम आ गई फिर देखी जाए, नहीं, प्रोएक्टिव अप्रोच पहले से ही उसे करें। दिस इज वाइज थिंकिंग,
इल्म तो होता ही है कि क्या होगा। आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करें, यानी स्टूडेंट की अटेंडेंस कैसी है, स्टूडेंट की मार्क्स कितने हैं, वो स्टूडेंट रेगुलर कितना है, वो पढ़ता कितना है घर में, उसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, घर में उसका माहौल कैसा मिलता है, सारे फीचर मिला के प्रिडिक्ट करें कि ये पास होंगे, ये फेल होंगे। तो जो फेल होंगे उन पर तवज्जो दें, वो भी पास हो जाएंगे। लेकिन अगर तवज्जो ना दीजिए, आपका मॉडल प्रिडिक्ट ना करे, फेल हो जाए। तो इस तरह आप स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह आप मार्केट शेयर्स, बहुत सारे डेटा सेट्स को यूज करके प्रिडिक्शन दें, ये काम, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम रिएक्टिव अप्रोच की बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच कैसे यूज करें। और सबसे पहले हम देखते हैं आप लोगों ने जो हेडिंग्स लिखी थी, वो मुझे थोड़ी सी हेडिंग, सिर्फ हेडिंग बताएं कि वो क्या है। जैसे सबसे पहले हम लाइब्रेरी में पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेट नहीं लिखूंगा, सिर्फ ये लिखता हूँ, इंपोर्ट लाइब्रेरी, ठीक है। डेटा सेट की लोडिंग होती है, लोड डेटा, लोड डेटा सेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्यू, इसे कहते हैं, ये भी हेडिंग दे दे बेशक अपने पेपर में, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, इसे कहते हैं EDA, ठीक है। तो ये हम मजीद भी सीखेंगे कि डेटा एक्सप्लोर कैसे करते हैं। अभी तक हमने 2-3 कमांडें सीखी हैं, जैसे df.info, ठीक है, इस तरह हमने देखा है, हेड देखा है। तो इसमें हम मालूम करेंगे कि कितने % लोग जो हैं वो हार्ट में, इनके जिनका चेस्ट पेन है, तो कितने लोग हैं जो जिनको हार्ट अटैक है, कितनों को नहीं है, एंड सो ऑन। इसके बाद क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग। एक्चुअली एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस प्री प्रोसेसिंग के लिए ही होता है। तो प्री प्रोसेसिंग से पहले जो आज का काम है, एक नज़र वो देखें पहले, उसका फर्स्ट पार्ट कि आप लोगों ने पैरामीटर फाइंड करना है कि विच वन पैरामीटर इज इम्पोर्टेंट, विच वन इज नॉट। तो यहाँ पे आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड यूज करना है। तो वो कैसे यूज करना है, इट इज ओनली ऑफ 3 लाइन कोड। तो कोड आपने कैसे लिखना है, ठीक है। कोई सा भी आप यहाँ पे वेरिएबल ले लें, जैसे मैंने कोड ले लिया है, कोरिलेशन, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ये लिख देना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये आपके सामने आ गया, यानी वो वेरिएबल है पहले वाला, दूसरे वाला कोरिलेशन का मेथड है, ठीक है। अब आपने बताना है कि इसमें किसको आप कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो कोई सा भी यहाँ पे आपने यूज करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए आपने यूज करना है फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म का एक मेथड है, यानी कोड डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपने यूज कर लेना है जिसे भी आप करना चाहें,
सर पैरामीटर में एट्रीब्यूट्स आएंगे या डेटा सेट आएगा? डेटा सेट आएगा, एट्रीब्यूट्स नहीं आएंगे। करेंगे क्या ये? और ये गैर ज़रूरी चीज़ों को स्किप करता जाएगा, कैसे करेगा? फीचर्स वो देखते हैं क्या करेगा। मतलब हम खुद इसको दो इस तरह होगा कुछ, पहले एक को दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, फिर उसमें से कोई एक स्किप हो जाएगा। हाँ, इसमें रिजल्ट को फैक्टर ही पड़ा, रिजल्ट को फैक्टर, रिजल्ट को फैक्टर ही पड़ा निकालने से, एक एक करके निकाल के वो निकाल सकते। इसी तरह एक को निकालेंगे ना, फिर दिखेंगे कोई फर्क तो नहीं पड़ा डेटा से। उस सब का ज़्यादा नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा है। हाँ, तेरा दोस्त अवसर बड़ी है। वो है एसी लगेगा मगर इन्वर्टर सही है। ड्राइवर इंस्टॉल कर अभी होगा। जी, वो उधर आके कर दी, सीसी में आगे कर इसे नेटम स्काई लगा लें। नेटम स्काई के नाम से आ रहा होगा वैसे। वो नीचे लास्ट में ऊपर 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 ये नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क जोन का कर लें, ये जोन है इसका, नेटम स्काई होगा। ये जोन ये जी, इसका 1 से लेकर 8 तक है पासवर्ड। सर नीचे वाला लगा लें, नेटम स्काई 663 आया तो है। आ गया। लास्ट में लेक्चर कोड करके कोड के सामने लिखा है। सर से पेपर का भी पूछना है कि किस पैटर्न पे पेपर होगा, मतलब कोड लिखना नहीं पड़ेगा लैब में बैठ के, कभी कभी सवाल आ जाएगा जी प्रिडिक्शन करें। थीसिस सेलेक्ट कर लिए, किस पे कर रहे हो? मशीन लर्निंग इसी पर समझ तो आ रही ये है। देखिए, ये हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, ठीक है। इसमें से कुछ लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट की है, सारी नहीं की। तो ये भी आप इसे अपने पास नोट कर दें, अभी हम इसको सीखेंगे। ये कौन सी लाइब्रेरी है? from sklearn.spm import svc, ठीक है। तो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन के लिए,
बाकी आपको करना है। यूएसबी होगा मिशन रोज टेंशन नहीं कोड तो फिर ठीक है, अभी कोई खास काम नहीं किया तो यहाँ पे ऐसे पढ़ेगा पास हो गया तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ क्या इसका ये एक्स एंड वाई भी हमने बना लिया। ये बताइए कि इसका जो लेबल वेरिएबल उसका नाम क्या है? आउटपुट। ठीक है, x इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप आउटपुट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने उसको ट्रेन टेस्ट सब्जेक्ट में कर दिया और ये हमने किया स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये स्टैंडर्ड स्केलर का हमने लाइब्रेरी ऊपर इंपोर्ट की हुई है, उसका नाम है कि sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। इसकी भी थोड़ी सी वजह जान लें। इसकी वजह से भी हमारी क्लियर एक्यूरेसी कैमरा मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये देखिए, कैमरा मिसाल के तौर पे एज है, रिजल्ट सही देते हैं। ठीक है, कितना एज किसी की 20 इयर्स, 30, 80, 96, 15 इस तरह की एज होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे चेस्ट पेन ये 0 से लेके 3 तक होता है। तो इस तरह इनको चेस्ट पेन नहीं हो रही, इसको हो रही है एंड सो ऑन। उसके बाद है ब्लड प्रेशर, तो वो अपर ब्लड प्रेशर कुछ इस तरह लिखा होता है जैसे 140, ये लिखा होता है 70 समथिंग इस तरह। ठीक है, और कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं ऐसा स्लोप है 0.5, 0.9, 1.3 एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे ये इनका आपस में बहुत डिफरेंस, यानी कुछ वैल्यूज हैं जो डबल फिगर में हैं, कुछ सिंगल डिजिट में हैं, कुछ 3 डिजिट्स में हैं, कुछ पॉइंट्स में हैं। इनका आपस में बहुत डिफरेंस है, तो इससे एक्यूरेसी अफेक्ट होती है। ये भी आप एक दफ़ा इसको रन करके देखें बगैर स्टैंडर्ड स्केलर। जब हम क्या करते हैं कि इन सबको हम स्टैंडर्ड स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं, तमाम फीचर्स की जो वैल्यूज होती हैं वो -1 से लेके 1 तक की रेंज में आ जाती है। आप फॉलो कर रहे हैं? जैसे ये देखेंगे, ये हमारे पास है, सबसे पहला है एज, फिर है जेंडर, फिर है चेस्ट पेन, ब्लड प्रेशर। तो ये सारी वैल्यूज ही एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में आ रही है जैसे ओल्ड पीक है, स्लोप है, CAA है, थैलेसीमिया है। तो ये सारे जो है वो स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे। स्टैंडर्ड में कैसे आएंगे ये देखिए, यहाँ पे हम इसको अभी x में कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं स्टैंडर्ड स्केलर। तो आपने लाइब्रेरी नोट कर ली, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड स्केलर में कैसे कन्वर्ट करना है, कोई सा भी आप वेरिएबल ले लें। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर ये आपने लिख दिया, तो ये आपके पास आ गया इस तरह। अब आप यहाँ पे इसको मेंशन कर दें, तो कैसे मेंशन करेंगे?
जो भी आपने इसका नाम रखा हुआ है ना, जिसको भी आपने करना है, लेट्स से अभी आपने उसे नहीं किया था तो आप इसको स्ट्रेट अवे x के साथ कर दें, ठीक है, कि आप यहाँ पे रखें x इज इक्वल टू sc डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे आप x करते हैं, यानी कि x को तो आपने करना ही था पहले भी। अच्छा, पहले df को करना था, तो आप इसको df ही रहने दें, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड स्केल हो के भी उसका नाम df रखते हैं आप। अब आप इसको रन कर दें, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन सर ये टैब दबाने से ना इंटेलिजेंस आ जाती है। ठीक है, अब ये आ गया है। अब आप यहाँ पे भी रखें इसे और मोड देखें, तो अब आप यहाँ पे df देखें, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस नज़र आएगा। ये देखिए -1 से लेके 1 की रेंज में ये आ चुका है, ठीक है। तो अब सारी की सारी वैल्यू, बेशक एज है ये 20 था, ये भी -1 से 1 की रेंज के दरमियान, 30 ये 0, ये तो पहले ही वैसे था, 140 एक्चुअली चेंज हो जाएगा 0.5 इस तरह, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू स्टैंडर्डाइज हो गई, तो अब इसके ज़रिए एक्यूरेसी किसी हद तक बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन इसको आप क्लेम ना करें, ये कोई ऐसी बात जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इसकी लाइब्रेरी है from sklearn.read और import standard स्केलर, तो किसी भी आप ये वाली वैल्यूज के जरिए इसे मेंशन कर दें, ठीक है। तो उसके बाद ये आपके पास आ गया x and y, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ट्रेनिंग के जरिए स्प्लिट कर दिया, और यहाँ पे हमने एक्सट्रीम को एक्चुअली सिर्फ स्प्लिट की जरूरत है, स्टैंडर्डाइज किया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडल इज इक्वल टू जो भी हमने एल्गोरिथम यूज करना, ठीक है, जैसे SPC, इसको रन कर दिया, बाकी आपको पता ही है, ये मॉडल को हमने फिट कर दिया, स्कोर भी आपने मालूम कर दिया। तो जो आपके सवाल का जवाब था ना, वो इसका 0.94 और 53। अब आप ये बताएं कि ये ओवर फिटिंग है या अंडर फिटिंग है? 53 अंडर, यानी ये देखिए, पहले आपने ट्रेनिंग का स्कोर लिया, फिर आपने टेस्टिंग का स्कोर लिया। ट्रेनिंग का स्कोर है 94%, टेस्टिंग का स्कोर है 53%। ओवर फिटिंग है या अंडर फिटिंग? ओवर फिटिंग, ये ओवर फिटिंग है, ठीक है। तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं कि कभी इसके बाद आप जो भी करेंगे तो टेस्टिंग भी 94 पे आ जाए, 90 के करीब आ जाए, तो ये आपकी कामयाबी, ठीक है। एक और काम देख लो, ये लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की, डीएफ रन किया, और हमने स्टैंडर्ड स्केल नहीं किया, सिर्फ एक्स एंड वाई बनाया, और ये टेस्ट साइज बनाया, स्टैंडर्ड स्केल हमने नहीं किया। मॉडल इज इक्वल टू SPC फिट कर दिया, ठीक है। ये स्कोर इसका है, ये आप चेक करें कितना स्कोर आया, 69.7। इसका मतलब है कि अब ये ओवरफिट तो नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी गिर गई। किसकी वजह से? स्टैंडर्ड ना करें, स्टैंडर्ड स्केल नहीं किया हमने, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं की। अब आप आगे स्टैंडर्डाइज कर दें, यानी इधर से ही आप करें, ठीक है। ये इसमें मालूम करते हैं कौन सा? यानी इस स्कोर के बाद कर दें। ये अभी आज इसी पे मतलब डिटेल बताएंगे। ये जो ठीक है। हमें
स्टैंडर्ड स्केलर बनाना है उसके लिए ये अब आप यहाँ पे देखिए मॉडल अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी ऐसे ही इसका आपने नाम दे दिया, इज इक्वल टू SVC और यहाँ पे आपने रखा मॉडल स्कोर अंडरस्कोर SVC डॉट फिट X ट्रेन कॉमा Y ट्रेन। ठीक है, तो इसको भी आप स्कोर ले लें इसका। तो ये खराब हो गया, अब ये 49 पे आ गया। ठीक है, तो इसको आप बाहर इसका एक्सपेरिमेंट करें और चेक करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, इनके एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करें। ठीक है, तो एक 40, अब ये 50 है ट्रेनिंग का, तो ये ओवर फिटिंग है या अंडर फिटिंग है? अब ये अंडर फिटिंग हो गया। ठीक है, तो इसको भी आपने दूर करना है। किसी भी चीज़ हम सीखेंगे तो देन ये आप क्लेम कर सकते हैं कि दिस इज योर रिसर्च। ठीक है, तो यानी एक दफ़ा हमने किया कोरिलेशन के लिए और एक दफ़ा किया हमने स्टैंडर्ड स्केलर, ने भी कोरिलेशन स्टैंडर्ड किया है बस। ठीक है, तो मुश्किल। ठीक है, तो ये आप देखिए, आप ये वाला डायग्राम, इसको आप लोगों को इल्म है कि अभी हमने इसकी वैल्यूज देखना है। वैल्यूज ना देखना हो तो क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे। तो ये आप समझें, ये आपके लिए एक नया काम है कि आपने किस तरह ये साबित करना है कि ये एट्रीब्यूट्स इम्पोर्टेंट हैं, ये एट्रीब्यूट्स इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको यहाँ से कॉपी करना है। डायग्राम थोड़ी बड़ी है। ठीक है, इसने खुद से वो सारे नाम लेके आया लेफ्ट पे और इधर। ठीक है, अब आप देखें कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा अनइम्पोर्टेंट। इधर से जब आप निकालेंगे तो ये आपकी कामयाबी। ठीक है, अब ये देखिए, इसके जो कलर्स हैं ये बड़े ब्यूटीफुल वहाँ पे हैं, लेकिन वो यहाँ सही नजर नहीं आ रहा। ये है ब्लैक कलर और ये सबसे ऊपर है लाइट कलर। इट मीन्स, और ये आउटपुट के साथ। अब जो भी यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, होगा क्या कि अगर तो आउटपुट के लिहाज से उसकी वैल्यू इधर आ रही है, इधर आ रही है, जितनी भी आप स्टैंडर्ड करना चाहें तो तब तो वो ओके है। लेकिन अगर 0 या इसके -1 के या 1 के बराबर है, इट मीन्स हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप उसको निकाल दो, एक्सक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट की राय ले लेनी चाहिए, मेरी डॉक्टर की, वो भी आप वहाँ लिख दें और रिसर्च का कोई रेफरेंस दे दें। तो अब आप ये देखेंगे इसमें से कौन से इम्पोर्टेंट है और कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको कलर से, ये मैं आपको यहाँ से थोड़ा दिखा दूँ कि इस तरह का कलर बेसिकली होगा, डायग्राम तो कंफ्यूजन आप है, ये ट्रिक्स जज है। कर सकते हैं पहले तो इस कि डायग्राम को बताना चाहिए, किसको एक्सक्लूड करें और किसको इंक्लूड करें। अब
हम इसकी थोड़ी वैल्यूज देख लेते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, ये जो डायग्राम है ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स की डायग्राम शो नहीं ये कोरिलेशन की कोरिलेशन की है। अब हमने इसको ट्रू कर दिया, इसको कॉपी कर दी, यहाँ रखा। अब कोरिलेशन देखिए वैल्यूज क्या है, ठीक है। आपने इसे पढ़ना कैसे है, ये देखिए एज का सीपी के साथ क्या ताल्लुक है। तो जो भी इसका कॉलम बनता है ना इंटरेक्शन में एज का सीपी के साथ, उधर तक आपने आना है और वहां देखना है कि क्या एज का सीपी के साथ कोई रिलेशनशिप है, कोई कोरिलेशन है। तो यहाँ पे कौन सा है, एज और सीपी का थर्ड वन है। तो ऊपर से देखिए सीपी का कौन सा है यहाँ पे, ठीक है, सबसे ऊपर देखिए तो वो 0.70 है। तो 0.07 इसका मतलब है कि कोई खास रिलेशनशिप नहीं, ठीक है। यानी अगर चेस्ट पेन होना है तो उसका एज से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं, किसी भी इट मींस कि इसके लिहाज से अहम नहीं है। लेकिन अगर आपने देखना हो कि आउटपुट के लिहाज से एज कितना इंपॉर्टेंट है तो वो आखिर में देखिए, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग है। जेंडर देखिए, जेंडर एज के लिहाज से 0.1 है, ये अहम नहीं है। लेकिन अगर आप आउटपुट के लिहाज से देखें तो इम्पोर्टेंट है। इस तरह ये थैलेसीमिया है, ये कोल्ड वीक है, मतलब इसकी अगर आप इंटरनेट से देख लें ये क्या होता है। लेकिन हमको मोस्ट ऑफ द केसेस में आउटपुट से गर्ज है कि आउटपुट लोग कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि आउटपुट में इस वक्त कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये सही आपको वैल्यूज नहीं, कलर से आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। तो यहाँ से आप फिर बता सकते हैं, तो यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं अपना रिसर्च को। जो आपने अभी लिखा था ना रिसर्च क्वेश्चन फिर ऑब्जेक्टिव, ये आपका ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है कि आपने वो वाले पैरामीटर आइडेंटिफाई कर लिए जो हार्ट अटैक में इंपॉर्टेंट रोल। सर ये कोलेस्ट्रॉल है वो उसका 0.1 आ रहा है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या कोलेस्ट्रॉल वो देखो। अच्छा, एक इंग्लिश की एक वर्ड है थ्रेशोल्ड, ये वर्ड भी आपने लाजमी यूज करना है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो आप एक्सेप्ट करते हैं कि इससे ऊपर वैल्यूज मंजूर हैं, एक्सेप्टेड हैं, इससे नीचे वैल्यूज नामंजूर हैं यानी रिजेक्टेड हैं। आम तौर पे कोरिलेशन होता है 0.5, यानी अगर 0.5 से ज्यादा वैल्यूज हो तो तब ये एक्सेप्टेड है, या ये -0.5 से लेसर या इक्वल हो तो एक्सेप्टेड। यानी अगर वैल्यूज बढ़ती जाएं माइनस में तो एक्सेप्टेड नहीं है, पॉजिटिव में बढ़े तो एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये आम तौर पे ये भी -1 से 1 में होता है। तो इस पे भी आप ये आपका क्लेम होगा। और अगर आप 10 डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, 10 पेपर हैं आपके, 10 में आपने यही काम किया है, 10 के 10 योर रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सर इसका कोड ज़रा काइंडली दोबारा बता देंगे कोरिलेशन डायग्राम के लिए। सबसे पहले तो आप इसको कोरिलेशन में कर लें, cor इज इक्वल टू df डॉट cor, ये आप लिख दें, मेंशन करें, ठीक है। बल्कि यूज करते हैं कि इसको भी नोटपैड में ले आते हैं। ये इधर से आप कॉर को रन कर दें, यहाँ पर भी रन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने वो लेके आए थे ना आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स को,
हीट मैप में तो यहाँ पर भी दें, वरना इस तरह भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप पढ़ लें। ये अभी तो अच्छा पढ़ा जा रहा है। याद रखेंगे हर एट्रीब्यूट का उसके अपने साथ वन का ही रिलेशनशिप होगा। जैसे ये डायग्राम में आप देखें, एज और ये जेंडर, ये सीपी, ये ब्लड प्रेशर, ये कोलेस्ट्रॉल, ये सारा कुछ वन वन, तो ये वन ही होगा। ठीक है, दूसरों के साथ क्या है, जैसे एज का जेंडर के साथ 0.1 है, एज का -2, और ये -07 है, -0.2 है, 0.2 है, एंड सो ऑन। फिर इसमें हम -0.3, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये सारे के साथ, लेकिन अगर आप ये कॉर को हीट मैप में देखें, जो आपने देखा था, किसमें देखा था आपने, तो कैसे लिखते हैं हम, SNS.heatmap, आगे कॉर डॉट कॉमा, तो इसको बेशक जो भी आप करना चाहें वो ट्रू करना तो वैल्यू नजर आएंगी, ट्रू नहीं करेंगे तो वैल्यू नजर नहीं आएगी। तो ये आपका कोड हो गया। नीचे आप देखें तो यहाँ पे ये चल जाएगा, तो ये चल गया। तो इस तरह डेटा सेट आपके पास है राइट नाउ, आप में से किसी के पास यूएसबी में, किसी और में जो आपने डाउनलोड किया हो। ये आप कैगल पे जब विजिट करें डाउनलोड करना कहाँ से था? देख सकते हैं ग्रुप में पड़ा हुआ, किसी ने 5-6 दिया, वहाँ से डाउनलोड करा। कोई सा भी हम डेटा सेट देखते हैं जो बारिश का ही मौसम हो रहा है। एक और जिसकी भी जरूरत पड़ेगी, आयरस डेटा सेट जो है वो बड़ा फेमस डेटा सेट है। ठीक है, आमतौर पे ये होता है जैसे हम देखते हैं ना फ्लावर्स, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं और हमने उनमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फ्लावर है। तो ये सेक्रोसा फ्लावर है फॉर एग्जांपल। ये इसका पेपर देखना होगा तो कैसे चलेगा? पेपर कैसे लेके जा सकते हैं आप? जैसे मुझे इस डेटा सेट में पेपर देखना कैसे लेके जा सकते हैं? तो सबसे पहले आपको डेटा सेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये किस नेचर का है। थोड़ा बहुत आपको हेल्प हो ताकि आप उसे डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आप उसे फिर अपने काम में ला सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी जस्ट देखा और मैंने यहाँ से इसे डाउनलोड किया।
इसको सही करने का क्या तरीका होता है आपको मैंने बताया था। इसको नोटपैड में आप ओपन कर लें और नोटपैड में ओपन करके तो आप इसका टेक्स्ट फाइल में से नॉर्मली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किधर आएगा इसको पहले इसे आपने आधार से सही कर दिया। तो ये आपस में किस तरह डिस्टिंग्विश हैं एट्रीब्यूट्स वो भी देख लें कैसे डिफरेंट है ये आईडी स्पेस बार के ज़रिए। तो ये जैसे भी हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग कैंपेन तो ये टैब के जरिए थे तो उसने खुद से इसको अंडरस्टैंड कर लिया। नेक्स्ट फिनिश। तो इसको आप अगर पढ़ें आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें इसका क्या काम है। ठीक है इसमें अब आपने तलाश करना है फॉर एग्जांपल कि इसका लेबल कॉलम कौन सा है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिस्पॉन्स है। ठीक है ये है ना 0101। तो ये सबसे अच्छा किस में हो सकता है लेट्स से अगर सिर्फ 01 हो दो क्लासिफिकेशन हो तो किस में बिग हो डाटा सकता है एनालिटिक्स है उसमें भी लॉजिस्टिक करते हो रिलेशन में हो सकता है। जी सर नहीं अच्छा यार गुड इसको भी साथ ही हम अपलोड कर देंगे। यूएसबी तो है मेरे पास केबल के का केबल नहीं है। क्या करना है सेव प्रीवियस फाइल सेव करवानी है मैंने वीडियो वाली। ये टेक्स्ट फाइल ईमेल कर देना ईमेल भी आ सकती है। ईमेल पर नहीं आएगी इतनी हैवी फाइल। 14 GB की अभी बस 1-2 मिनट में ब्रेक करते हैं।
ठीक है, ये कितनी रोज हैं यहाँ पे 2240 और कॉलम्स 29 तो इस सब को हम छोड़ के सिर्फ एंड में चेक करते हैं। ठीक है, ये हमने ds तो देख लिया था, अब ये ds.com और इसकी एक तस्वीर थोड़ी सी शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ऐसे ही है ना, इंक्लूडिंग 9 कॉलम। थोड़ी सी नहीं नजर नहीं है। इधर से आप देख लें पूरा अंदाजा है। ये देखें आईडी का तो 1 ही होगा, लेकिन आईडी का देखिए 0.0000 इट मींस ये अहम नहीं है। नहीं है, इधर से आपने काटना। फिर आप देखें आईडी इनकम के साथ, यानी आईडी का ताल्लुक किसी के साथ भी किसी तरीके से नहीं है। आईडी वैसे भी 1 2 3 होती है, रोल नंबर की बेस पे, नंबर की बेस पे तो हम किसी को नहीं कहते, ठीक है। ईयर बर्थ, तो ये किसी हद तक इम्पोर्टेंट है कि ये 0.1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह इसको आप देखें। किड होम समझिएगा ये 0.4 है, 0.4, ठीक है। तो इसका आउटपुट के साथ क्या ताल्लुक है, तो आपने डायरेक्टली इधर से चेक करना, ठीक है। इसमें से कुछ खाली वैल्यूज भी हैं, तो जिनका आउटपुट के साथ कोई ज़्यादा वैल्यूज बन रही हो वो आप ऐड कर दें, बाकी एक्सक्लूड करके दोनों, यानी पहले एक्सक्लूड ना करें तब एक्यूरेसी चेक करें, फिर एक्सक्लूड करके एक्यूरेसी चेक करें, दोनों का अच्छे तरीके से रिजल्ट प्रोवाइड करें। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड सो ऑन, दिस इज योर प्लेस, ठीक है। तो ये एक और डेटा सेट है, बट वी हैव टू स्टडी डेटा सेट अभी खास तौर पर, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं 15 मिनट तक।